हेलो हेलो हेलो, स्वागत है दोस्तों द सोसाइटी मैन शो के एक और एपिसोड पर। पहले एपिसोड को झेलने के लिए काफ़ी शुक्रिया। और क्या रिस्पॉन्स दिया है यार तुम सब ने। आई लव यू गाइस। दिल छीन लिया तुम लोगों ने, दिल से थैंक यू। तो चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर। हाँ, इंडियन सिविल सर्विस। लाइक ऑलवेज ये स्टोरी भी अंग्रेज़ों के टाइम से शुरू होती है। जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो वो एज अ कंपनी आए थे, द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का पहला काम था कि भारत से माल खरीदना और ब्रिटेन में बेचना, बेसिकली ट्रेडिंग। लेकिन साल 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईआईसी ऑफिसर्स के पास कुछ ज़्यादा ही पावर्स आ गई, जैसे दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन का हक, और दस्तक मतलब नो कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। बेसिकली इन ऑफिसर्स के पास अपनी प्राइवेट आर्मी होती थी, जिससे ये लोकल फार्मर्स और आर्टिसंस को डरा धमका कर ज़्यादा टैक्स वसूलते। और कंपनी के अंदर भी ये ऑफिसर्स नेपोटिज्म कर रहे थे, अपने चाचा भतीजे के बच्चों को ऑफिशियल रोल्स पर अपॉइंट करते थे। of introducing new talent in the industry. When did I become that person? मैं जो कर अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, I can do what मैं। जब यही ऑफिसर्स इंग्लैंड वापस जाते तो इनकी अयाशी और कमाए हुए पैसों को देखकर इंग्लैंड के लोग इन्हें नवाब्स बुलाते, मान लो जैसे यही बंगाल के नवाब हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से बंगाल में 1770 में अकाल पड़ गया था, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। साल 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक रिपोर्ट लिखी थी जो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। The tax was collected with a rigor that the inhabitants had never experienced before. The deficiency caused by the death of some was made up by the assessment of those who survived. सीधी भाषा में वो ये बोलना चाहते थे कि मरे हुए लोगों का टैक्स भी जीवित लोगों से उन्होंने वसूला। लेकिन तब भी अंग्रेज़ों को ये नहीं लगा कि इन कंपनी ऑफिसर्स को डिसमिस किया जाए। बात तब बिगड़ी जब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपने ऑफिसर्स की करप्शन की वजह से बैंकरप्ट होने वाला था। तब ब्रिटिश क्राउन को ये लगा कि अब टाइम आ गया है कि ऐसी सर्विस बनाई जाए जो सीधा ब्रिटिश क्राउन से ऑर्डर्स सुनेगी और उनके सर्वेंट्स बनेंगे। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत में ख़त्म हुआ और जन्म हुआ द इंपीरियल सिविल सर्विस का। साल 1853 तक इंपीरियल सिविल सर्विस सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए होता था। जो गिने चुने स्मार्ट अंग्रेज़ होते थे उन्हें हेलीबरी कॉलेज भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए, जैसे आज के सिविल सर्विस ऑफिसर्स लबासना और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जाते हैं, वैसे। साल 1853 में ऑफिशियली इंडियंस को अलाउ किया गया ये एग्ज़ाम लिखने के लिए, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। एग्ज़ाम का वेन्यू लंदन में, मैक्सिमम एज एलिजिबिलिटी सिर्फ 19 साल, और एग्ज़ाम हिंदी या संस्कृत में नहीं बल्कि इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन में होगा। दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम। और अगर इस सब के बाद भी तुम पास हो गए और अगर तुम इस घोड़े से गिर गए तो तुम फेल। हाँ, हॉर्स राइडिंग एक ऑफिशियल टेस्ट था। मान लो कि ये एग्ज़ाम सिर्फ नाम के लिए इंडियंस के लिए ओपन हुआ था, लेकिन इन परिस्थितियों में भी एक हीरा चमक कर आया और उनका नाम था द सत्येंद्रनाथ टैगोर। हाँ, ये हमारे नेशनल एंथम वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। लेकिन उस वक्त इन आईसीएस ऑफिसर का सिर्फ एक काम होता था, टू सर्व एज द स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना। धीरे धीरे साल 1922 से एग्ज़ाम्स इलाहाबाद में भी कंडक्ट होने लगे और 1947 तक आईसीएस में 50% भारतीय आ गए। फिर जब भारत को स्वतंत्रता मिली साल 1947 में, तब नेहरू जी ने आईसीएस के बारे में कहा था कि ये नेदर इंडियन नॉर सिविल नॉर सर्विस है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का कुछ मानना अलग था। वो कहते थे कि सिविल सर्वेंट्स इस देश के स्टील फ्रेम हैं। उन्होंने कहा
You will not have a united India if you do not have a good All India service, which has the independence to speak out its mind. उनका मानना था कि अगर ये नहीं रहेंगे तो देश में यूनिटी नहीं बनी रहेगी। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में एक यूनिफाइंग फैक्टर चाहिए। अगर एक बिहार का ऑफिसर तमिलनाडु में किसी गांव में जाकर अपना काम करेगा तो लोगों में देशभक्ति की भावना जागेगी। सबको ये महसूस होगा कि हम सब एक ही देश के वासी हैं। इस तरह इंपीरियल सिविल सर्विस बना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पटेल मानते थे कि एक सिविल सर्वेंट की सबसे बड़ी ताकत उनकी हॉनेस्टी में है। इट्स द पावर टू से नो टू द पॉलिटिकल अथॉरिटी। उनका कहना था कि एक डरा हुआ ऑफिसर कभी अपनी देश की सही तरह से सेवा नहीं कर पाएगा। ये सही भी है। इसलिए आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल सर्वेंट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। कोई भी लोकल नेता या पार्टी एक IAS, IPS या IFS को आराम से सस्पेंड नहीं कर सकती। इन्हें सिर्फ भारत का राष्ट्रपति ही डिसमिस कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पटेल जी ने जो स्टील फ्रेम बनाया था, कुछ लोगों ने तो उसे स्टील केज बना दिया है। हम न्यूज़ में अक्सर सुनते रहते हैं कि ये IAS, IPS ऑफिसर किस तरह से मनमानी करते हैं अपनी, कितने करोड़ों की घूस लेते हैं। कुछ नेताओं की जीव हुजूरी में लगे हैं और कुछ तो ऑफिसर ही फेक बन रहे हैं। लेकिन जितनी हमारे सिस्टम में कमियां हैं उतने अच्छे लोग भी हैं, जैसे HR शंकरन, जिन्हें पीपल्स कमिश्नर बोला जाता था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बॉन्डेड लेबर्स और दलितों के हक के लिए लड़ने में लगा दी। या फिर TN शेषन, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का चेहरा ही बदल दिया और नेताओं को ये समझा दिया कि पावर असल में संविधान में होती है और किसी एक व्यक्ति में नहीं। The Chief Election Commissioner used to go and wait outside the room of the law minister, waiting for his convenience to be called in. I said, I will never do this. I am available at any time, but on condition that the office is treated with respect. और आज के दौर में आर्मस्ट्रांग पामे जैसे ऑफिसर्स, जिन्होंने बिना किसी सरकारी फंड के सिर्फ लोगों के साथ मिलकर 100 किलोमीटर लंबी रोड बनवा दी। तो दोस्तों, IAS और IPS सिर्फ एक लाल बत्ती का रौब नहीं है। खैर, अब तो लाल बत्ती भी नहीं है, ये एक लेगेसी है। बेशक सिस्टम में जंग ज़रूर लग रहा है, स्टील फ्रेम बहुत रस्टी होता जा रहा है, लेकिन जब तक हमारे देश में SR शंकरन, TN शेषन, आर्मस्ट्रांग पामे, अजित डोभाल, S जयशंकर, किरण बेदी, सगायम, अशोक खेमका, सुकुमार सेन जैसे ऑफिसर्स जन्म लेते रहेंगे, तब तक ये स्टील फ्रेम हमारे देश को चलाता रहेगा। उसी के साथ मैं चलता हूँ। मिलेंगे अगले सोसाइटी मैन शो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। बाय।